हेलो छात्रों, आज हम नागरिक कक्षा 10 की नागरिक शास्त्र का एक पहला पाठ, जिसका शीर्षक है सत्ता की साझेदारी नामक पाठ लेकर हाजिर हैं। इस अध्याय में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछली साल लोकतंत्र शुरू किया था। कक्षा 9th में ये था टॉपिक, आपने उस पर ध्यान दिया हो, जिसमें सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है, बल्कि सारी ताकत कहाँ बटी होती है? विधायिका माने संसद, कार्यपालिका माने मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका के बीच में बटी होती है। तो मतलब ये है कि हम सत्ता को पूरी तरह कामकाज के लिए बांट कर रखें तो ज़्यादा ठीक होता है, या जिसे कहा जाए सत्ता को विकेंद्रीकृत कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि सत्ता एक आदमी के हाथ में न रह के सत्ता का बंटवारा हो। तो इसी अध्याय में हम देखेंगे कि हमारे सामने दो उदाहरण हैं, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका की दो कथाएं हैं, जिन्हें आप गौर से सुनेंगे और उसका जो है ना बाद में मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर देखो तो ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। बेल्जियम की कुल जनसंख्या का 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है, उसके क्षेत्र है, और 40% लोग बेलेनिया में रहते हैं। इसमें 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ा। मतलब कुछ लोग डच बोलते थे, कुछ लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। इसी बात पर तनाव बढ़ा तो डच बोलने वाले जो लोग थे, डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर। मतलब इनकी संख्या ज़्यादा थी लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। यहाँ के निवासी अपनी बोलचाल में डच भाषा का प्रयोग करते हैं तथा फ्रेंच भाषा को बोलते, सुनते, पढ़ते, लिखते हैं। इसके बाद बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स माने जो शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो दिक्कत थी, जो लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, शक्तिशाली हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास तथा शिक्षा की सुविधा होगी। डच भाषी लोग उनसे उनकी वर्तमान सुदृढ़ स्थिति के कारण ईर्ष्या का भाव रखने लगे और तनाव इससे बढ़ा फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में। और इसका जो प्रभाव है वो ब्रुसेल्स माने वहाँ की राजधानी में दिखा। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास समृद्धि के मामले कमज़ोर थे। तो एक दूसरा देश है हमारे सामने, श्रीलंका। हम श्रीलंका का वर्णन करें तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप माने हमारे, आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में समुद्र के अंदर एक द्वीप है जो भारत के तमिलनाडु प्रांत के दक्षिण में स्थित है। इसकी भी कहते हैं जनसंख्या भारत के हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या के ही समान है। जैसा कि समानता देखा गया कि दक्षिण एशियाई देशों के समान श्रीलंका के निवासी भी कई जाति और समूहों में बटे हैं। सबसे प्रमुख जो सामाजिक समूह है वहाँ का सिंगली, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। दूसरे स्थान पर है वहाँ तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 15.4% है। अब तमिलों में भी वहाँ पर दो समूह हैं। एक श्रीलंका के मूल तमिल हैं जो श्रीलंका के ही रहने वाले थे, जिनकी संख्या 11.2% है, और बकाया 4.2% हिंदुस्तान से जो लोग गए हैं वो लोग वहाँ तमिल भाषी हैं।
तो ये उनका परसेंटेज है, हिंदुस्तानी तमिलों का। ये सब उस समय ले जाए गए थे जब औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से इनको ले जा करके वहाँ रखा गया था। आज जो लोग हैं ये सब उन्हीं की संतानें हैं। तमिल मुख्यतः उत्तरी और पूर्वी भागों में ज़्यादा बसते हैं। अधिकांश सिंगली भाषी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। श्रीलंका के यह निवासी जो तमिल भाषा बोलते अथवा जानते हैं, इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों को पर श्रद्धा रखते हैं। श्रीलंका की जनसंख्या का 7% भाग दोनों भाषाओं माने सिंगली और तमिल को भली भांति जानते, समझते और बोलते हैं। अब हम कल्पना करें ऐसी स्थिति में वहाँ क्या हो सकता है, जहाँ बेल्जियम में जब डच भाषी बहुसंख्यक, जिनकी संख्या ज़्यादा है, अपनी संख्या बल के आधार पर फ्रेंच भाषियों और जर्मन भाषियों पर अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं और अपने हित अल्पसंख्यक समुदाय पर थोप सकते हैं, जिसके फलस्वरूप दोनों वर्गों का वर्ग संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि बेल्जियम के लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। संभवतः देश विभाजन के कगार पर पहुंच सकता है। ठीक इसी प्रकार हम श्रीलंका में भी देखें तो श्रीलंका में जो सिंघली भाषी बहुसंख्यक समुदाय है और अल्पसंख्यक भाषी जो तमिल हैं, उन पर अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ निहित कर अपनी भावनाएं आरोपित कर देते हैं। अब जिज्ञासा का विषय ये है कि दोनों देशों में समस्या का समाधान क्या खोजा। दोनों की एक जैसी परिस्थितियां हैं, लगभग एक जैसी समस्या है, लेकिन समाधान दोनों के अलग अलग हैं। हम देखें उसी को, हम देखें कि 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। तब सिंघली समुदाय के नेताओं ने श्रीलंका में सरकार पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। मतलब वो ये चाहते थे कि हमारी संख्या, हमारी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और हम इन अल्पसंख्यक माने जिनकी संख्या कम है तमिलों की, हम उन पर अपना वर्चस्व कायम करें। जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे निर्णय लिए। और जब 1956 में नया कानून वहाँ पारित किया गया, जिसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा करके, माने उसे महत्व न दे करके, श्रीलंका ने सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया और सारी नौकरियों में, यूनिवर्सिटी में सिंघलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति चलाई। और नए संविधान में यह भी घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को ही संरक्षण और बढ़ावा देगी। इस प्रकार जब लगातार ऐसे सरकारी आदेश आए, ऐसे फैसले हुए, तो इसने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उसमें अलगाव की भावना को बढ़ाया। मतलब उनके तमिलों के मन में ये भावना भर गई कि ये लोग हमारे साथ अलगाव की नीति अपना रहे हैं और हमें इस देश का निवासी नहीं मान रहे। उन्हें आभास होने लगा कि बौद्ध धर्मावलंबियों सिंघलियों के नेतृत्व वाली सभी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं, और जिसके परिणामस्वरूप तमिल और सिंघली समुदाय के बीच तनावपूर्ण होते चले गए संबंध जो थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका के तमिलों ने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई, तमिल को राजभाषा घोषित किया, क्षेत्रीय स्वायत्तता की प्राप्त करने और शिक्षा तथा रोजगारों में समान अवसरों की मांग करने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ की जो सिंघली सरकार थी, उन्होंने उनकी मांगों को नकारना शुरू कर दिया। उनकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ तमिलों ने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था लिट्टे, जिसका नेता संगठन बनाया था। जो यह संघर्ष और क्या हुआ, दोनों समुदायों के बीच अब लड़ाई शुरू हो गई, अविश्वास चूँकि पैदा हो गया। यह संघर्ष धीरे धीरे बढ़कर के गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया और जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के अनेक लोग घृणा की बेदी पर, मतलब उनकी जान चली गई। अनेक परिवार देश त्याग कर शरणार्थी का जीवन व्यतीत करने लगे और सहस्त्रों लोग रोजी रोटी को तरसने लगे। गत वर्षों के अध्ययन के आधार पर आप जानते होंगे कि एशियाई क्षेत्रों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के रूप में श्रीलंका ने बहुत सारा अच्छा कार्य किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ के गृह युद्ध के कारण श्रीलंका के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पाया। ये थी श्रीलंका की स्थिति।
अंततः श्रीलंका गृह युद्ध की ओर चला गया। अब हम अगला नंबर आता है, हम देखें हमने 2 देशों का वर्णन किया था। बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई? बेल्जियम ने ये समझदारी दिखाई, इनकी राजनीतिक परिस्थिति और समस्या एक जैसी थी श्रीलंका जैसी। बेल्जियम के राजनेताओं ने श्रीलंका के विपरीत, माने इन्होंने उनके अलग रास्ता अपनाया और इस समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया। बेल्जियम ने अल्पसंख्यक वर्ग के क्षेत्रीय अंतराल और उनकी सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया। माने जिनकी संख्या वहाँ कम थी, फ्रेंच भाषी भाषा बोलने वालों की, और उनकी संस्कृति जो थी उसे बेल्जियम के लोगों ने स्वीकार कर लिया। और 1970 से 93 के मध्य उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। इस प्रकार नियमों तथा सुधारों का निर्माण किया गया कि बेल्जियम के नागरिक पलायन करने के लिए विवश ना हों। माने उन्होंने, जिनकी संख्या कम थी, बेल्जियम की सरकार ने उन लोगों के अधिकारों को भी महत्व दिया। सभी देशवासी अपनेपन और स्नेह के भाव से आज वहाँ रह रहे हैं। इसका परिणाम ये निकला। अन्य देशवासियों के लिए व्यवस्था बिल्कुल कल्पनाशील है। तो हम देखें कि दोनों देशों की एक जैसी परिस्थिति थी, लेकिन बेल्जियम ने उसका समाधान सबको साथ लेकर चलने वाला बनाया। वहाँ की सरकार ने क्या प्रावधान किए संविधान में देखें हम। संविधान में वहाँ के एक तो ये निश्चित कर दिया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गईं। माने जो केंद्रीय सरकार के पास शक्तियाँ थीं वो 2 जगह ज़्यादा सौंप दी गईं, 2 राज्यों को। अर्थात वो राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन ही नहीं रही, उन्हें इतनी आज़ादी दे दी गई कि ताकि वो केंद्र सरकार पर आरोप न लगा पाएँ। तीसरा है ब्रुसेल्स, जो वहाँ की राजधानी थी बेल्जियम की, वहाँ पे अलग सरकार है। इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, माने वहाँ बराबर मंत्री हैं। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। माने एक ने उन्हें राज्य में पूरी स्वायत्तता दे दी, एक भाषा वालों को, और दूसरे भाषा वालों को, फ्रेंच वालों को शहरी क्षेत्र में पूरी आज़ादी मिल गई। इसके अलावा बेल्जियम में एक और सरकार, जिसे हम कहते हैं ना सामुदायिक सरकार, जो हमारे यहाँ हम कहें जिसे गांव पंचायत, इस प्रकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे वहाँ, सामुदायिक चुनाव। तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। उनको संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। इससे क्या हुआ कि देश में गृह युद्ध टल गया, आशंकाओं पर विराम लग गया, और अन्यथा जो स्थिति श्रीलंका की थी वही स्थिति शायद बेल्जियम की भी थी। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसे आप गौर से सुनें और आपके पास किताब जो भेजी उसे आप अच्छे से पढ़ें। इसके आगे सोमवार को थोड़ा सा हम इसका निष्कर्ष देख लें दोनों के, और थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लें। बेल्जियम एवं श्रीलंका की उक्त घटना के आधार पर हमें क्या शिक्षा मिली? इससे हमें ये शिक्षा मिली कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता विभाजन के वर्ग संघर्ष का दोनों ने भिन्न भिन्न समाधान खोजने का प्रयास किया। बेल्जियम की नेतृत्व सत्ता को यह अनुभव हुआ कि विभिन्न समुदाय अथवा क्षेत्रीय व्यक्तियों की भावनाओं का सम्मान करके ही देश में एकता अखंडता स्थापित की जा सकती है। इसके विपरीत श्रीलंका ने तानाशाही का मार्ग अपनाया, जिसमें ज्ञात हुआ कि बहुसंख्यक वर्ग अपना प्रभुत्व स्थापित रखने तथा अधिकारों और सत्ता से वंचित रखने का निर्णय अडिग रखता है, तो देश की एकता अखंडता बाधित होती है, देश का विकास रुक जाता है और देश समृद्धि तथा वैभवहीन हो जाता है। तो ये हम देखते हैं कि श्रीलंका ने जो रास्ता अपनाया और उसका परिणाम उसे आज भी भोगने को मिलता है कि उसके यहाँ गृह युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो निश्चित है हमारा देश भी लोकतंत्र है, हमें उसी परिप्रेक्ष्य में इस पर अपना बात को ख़त्म करेंगे। वो ये है कि हमारा देश विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। तो अगर हम सत्ता में सबको भागीदार नहीं बनाएंगे तो निश्चित है कि हमारे यहाँ भी इसी प्रकार की स्थितियाँ
बनी रहेंगी, जो आज बनी देखते हम धर्म के आधार पर लड़ाई होती है, समुदाय के आधार पर लड़ाई होती है, तो अगर इससे बचना है तो निश्चित है हमें सत्ता में हर वर्ग को साथ लेकर चलना पड़ेगा। धन्यवाद।